दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी के लिए एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन के ऐसे प्रश्न को जो कि आपके नए सिलेबस पर आधारित हैं, एनसीईआरटी बेसिस पर आधारित होंगे। दोस्तों प्रश्नों का जो स्तर है वो किस तरीके का है ये आपको वीडियो देखने पर ही पता चल जाएगा कि किस तरीके का प्रश्न है। और ऐसे ही प्रश्न आपके सीटेट में एसएसटी में पेपर 2 जूनियर लेवल में पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को। सीटेट 2024 दिसंबर एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन पेपर 2 के लिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक वर्षा वन में पाई जाने वाली वनस्पतियों को निम्न परत से उच्च परत तक क्रमबद्ध कीजिए। दोस्तों आपको क्रमबद्ध करके बताना है, क्रमबद्ध करके आप बता सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपका ए भूमि परत, दूसरा आपका उद्गामी परत, तीसरा वितान और डी है आपका तरुण वृक्ष और ई है आपका झाड़ीदार परत। अब आपको ये बताना है कि इसमें जो है पहली परत से लेके आखिरी परत की जो निम्न परत से उच्च परत तक का जो क्रमबद्ध श्रृंखला होगा वह क्या होगा। तो दोस्तों इस पहले नंबर के प्रश्न में अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले आपका भूमि परत आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा आपका भूमि परत। सबसे पहले आपका आएगा भूमि परत, उसके बाद आपका आएगा झाड़ीदार परत, उसके बाद आएगा आपका तरुण वृक्ष और उसके बाद आएगा आपका वितान और सबसे लास्ट में आएगा आपका उद्गामी परत। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। एक बार पुनः देख लीजिएगा। नंबर 1 पर आपका भूमि परत आएगा, नंबर 2 पर आपका झाड़ीदार परत आएगा, नंबर 3 पर नंबर 3 पर आपका तरुण वृक्ष आएगा और नंबर 4 पर आपका वितान आएगा और नंबर 5 पर आपका उद्गामी परत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों के बारे में कौन से कथन सही हैं। कथन ए कह रहा है प्राकृतिक वातावरण में सृजनात्मक अधिगम। और कथन बी कह रहा है कला संगीत और नृत्य पर बल देना। ऑप्शन सी कह रहा है, कथन सी कह रहा है पाश्चात्य सभ्यता विज्ञान एवं तकनीक की आलोचना। सही विकल्प का चयन करके आपको बताना है। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपने पढ़ा होगा इतिहास में। तो दोस्तों यहाँ आपका टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों के बारे में अगर सही कथन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका ए और बी प्राकृतिक वातावरण में सृजनात्मक अधिगम सही हो जाएगा। और साथ ही साथ कला संगीत और नृत्य पर बल देना, ऑप्शन नंबर पहला आपका ए और बी आपका सही और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि पंचायती राज संस्थानों को उनकी जन भागीदारी के आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। ए है पंचायत समिति, बी है ग्राम पंचायत, सी जिला परिषद। सही विकल्प का चयन करना है आपको। दोस्तों पंचायती राज संस्थानों को उनकी जन भागीदारी अर्थात जो लोगों का भागीदारी समूह होता है उसको आरोही क्रम में आपको बताना है एक तरीके से। तो आरोही क्रम की अगर बात करेंगे तो यहाँ आपका सबसे पहले ग्राम पंचायत आता है, उसके बाद पंचायत समिति आता है, उसके बाद आपका जिला परिषद आता है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा होगा, उसके बाद उससे बड़ा होगा, उसके बाद उससे बड़ा होगा। तो यहाँ आपका बी ए सी ऑप्शन नंबर थर्ड जो ऑप्शन है ये आपका सही और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य लिंग रूढ़िवादी धारणा यानी जेंडर स्टीरियोटाइप के लिए चुनौती है। पहला है लड़कियां अच्छा व्यवहार करती हैं, दूसरा है लड़के शरारती होते हैं, तीसरा है लड़कियां अच्छा खाना बनाती हैं और चौथा है लड़के संवेदनशील होते हैं। तो यहाँ कौन सा ऐसा विकल्प है जो रूढ़िवादी विचारधारा यानी कि रूढ़िवादी धारणा जेंडर स्टीरियोटाइप के लिए चुनौती दे रहा है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 4 लड़के संवेदनशील होते हैं, यह जो कथन है यह आपका क्या है, चुनौती दे रहा है
इस जेंडर स्टीरियोटाइप को यानी कि रूढ़िवादी विचारधारा को, क्योंकि लड़के संवेदनशील होते हैं ऐसा नहीं है, लड़कियां भी संवेदनशील होती हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इनमें से कौन सा हाशियाई समूह के हितों की रक्षा में सहायक होगा। कथन ए कह रहा है अस्पृश्यता उन्मूलन जैसे कानून बनाना। बी, विशेष योजनाएं जैसे हाशियाई वर्गों के छात्रों के लिए सब्सिडी दरों पर हॉस्टल की व्यवस्था करना। सी, हाशियाई समूह के छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्तियां देना। डी, हाशियाई समूह छात्रों के विचार अभिव्यक्ति हेतु प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। सही विकल्प का चुनाव करिए। तो यहाँ आपकी बात हो रही है अस्पृश्यता उन्मूलन, यानी कि एक तरीके से हाशियाई समूह के हितों की रक्षा की बात हो रही है। तो यहाँ आपका जो है वो हो जाएगा पहला, अस्पृश्यता उन्मूलन जैसे कानून बनाने की ज़रूरत है, बिल्कुल सही बात है। विशेष योजनाएं जैसे हाशियाई वर्गों के छात्रों के लिए सब्सिडी दरों पर हॉस्टल व्यवस्था कराना, ये भी सही है। और उसके बाद आपका हाशियाई समूह के छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्तियां देना, ये भी सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला जो है ए, बी और सी करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित आकलन के विषय में कौन सा कथन सत्य है। कथन ए, पाठ्यक्रम का विस्तृत प्रयोग संभव। बी, केवल योगात्मक आकलन के लिए प्रयुक्त। सी, भाषाई योग्यता का सीमित आकलन। डी, विद्यार्थी में सुधार के लिए सीमित संभावना। और ई, मूल्यांकन में पक्षपात की कम संभावना। सही विकल्प का चुनाव करना है। यहाँ इस 6 नंबर के प्रश्न में आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 ए, पाठ्यक्रम का विस्तृत प्रयोग संभव होगा। सी, भाषाई योग्यता का सीमित आकलन होगा। डी, विद्यार्थियों में सुधार के लिए सीमित संभावना होगा। और ई, मूल्यांकन में पक्षपात की कम संभावना होगी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही और राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित सांख्यिकी आंकड़ों के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं जो परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। ए, राज्य सरकार। बी, केंद्र सरकार। सी, समाचार पत्र। और डी, विकिपीडिया। उपयुक्त में से कौन सा विश्वसनीय तथा प्रामाणिक माना जा सकता है। तो यहाँ विश्वसनीय और प्रामाणिकता की अगर बात की जा रही है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राज्य सरकार और केंद्र सरकार। केवल इन्हीं दोनों पर हम विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी आंकड़े अगर राज्य सरकार दे रही है और केंद्र सरकार दे रहा है तो वही विश्वसनीय डेटा होगा, वही प्रामाणिक माना जाएगा। बाकी समाचार पत्र में और विकिपीडिया में तो कुछ भी आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए, इनमें से कौन सा ज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करता है। कथन ए, आर्थिक गतिविधियों के 5 उदाहरण दीजिए। कथन बी, सार्वजनिक क्षेत्र की 5 कंपनियों को सूचीबद्ध करिए। कथन सी, कृषि विकास शब्द से क्या समझते हैं। डी, निर्वाह कृषि की व्याख्या कीजिए। ई, रोपण कृषि की मुख्य विशेषता क्या है। तो यहाँ अगर बात करेंगे इस 8 नंबर के प्रश्न में, तो आपका आर्थिक गतिविधियों के 5 उदाहरण दीजिए और साथ ही साथ सार्वजनिक क्षेत्र की 5 कंपनियों को सूचीबद्ध करिए। इन 2 विकल्पों को देखेंगे तो आपका पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अर्थात ज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग का आकलन करने के लिए ये जो 5 तरीके का उदाहरण है और कंपनियों के सूचीबद्ध करने की बात है, यही सबसे विस्तृत तरीके से ज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग के पहलू का आकलन कर पाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 9वां प्रश्न है, पेरियार का गैर ब्राह्मण आंदोलन विचारधारा किस पर आधारित था। दोस्तों पेरियार का जो गैर ब्राह्मण आंदोलन था वह किस विचारधारा पर आधारित था, तो इसकी अगर बात की जाएगी तो ये स्वयं को धार्मिकता से मुक्त करना, क्योंकि सभी असमानताओं को ईश्वर की देन के रूप में प्रोत्साहित किया गया था। ये जो विकल्प है ये जो है आपका
पेरियार के गैर ब्राह्मण आंदोलन विचारधारा पर आधारित विचार था। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 10वां प्रश्न पूछ रहा है कि स्तंभ 1 में दिए गए महाद्वीप को स्तंभ 2 में दी गई उसकी विशेषता के साथ मिलान करिए। स्तंभ 1 में देखिए यहाँ पे अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। स्तंभ सेकंड में आपका विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी, अस्थायी मानव निवास नहीं और द्वीपीय महाद्वीप दिखाया गया है। तो यहाँ अगर बात करेंगे इसमें सही मिलान के बारे में, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए का पहला अफ्रीका जो है विश्व ए का पहला हो जाएगा, यानी कि अफ्रीका में जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। बी का तीसरा हो जाएगा अंटार्कटिका जो है ये आपका अस्थाई मानव निवास यहाँ पे अंटार्कटिका पर नहीं करते हैं। सी यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो है ऑस्ट्रेलिया सी का आपका हो जाएगा चौथा। ऑस्ट्रेलिया जो है क्या है एक द्वीपीय महाद्वीप है। और डी का दूसरा हो जाएगा, यानी कि दक्षिण अमेरिका में जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी नदी की बात करेंगे तो ये आपका दक्षिण अमेरिका में है, और विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो वो आपका अफ्रीका में है। तो ये आपका पहला जो मिलान है ये आपका ए का पहला, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का दूसरा, ये मिलान आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आगे अगला 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में सही है। कथन ए, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है तथा इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। कथन बी, इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं जैसे विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाएं। सी, अरावली की पहाड़ियाँ विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है, यह उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है। डी, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी नर्मदा तथा तापी इसी क्षेत्र से होकर के बहती हैं। तो यहाँ अगर 11 नंबर के प्रश्न में देखेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जो कथन आपका सही होगा वह हो जाएगा आपका बी, सी और डी, यानी कि बी, इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं जैसे कि विंध्य एवं सतपुड़ा की श्रृंखलाएं। सी, अरावली की पहाड़ियाँ विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है, यह उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है। और डी, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ नर्मदा तथा ताप्ती इसी क्षेत्र से होकर बहती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बी, सी और डी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे आपका जो है 12वां प्रश्न, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में मृदा संरक्षण का सबसे उचित तरीका कौन सा है। तो तटीय प्रदेशों की अगर बात की जाएगी तो वहाँ मृदा संरक्षण का जो सबसे बेहतर विकल्प होता है संरक्षण करने के लिए वो रक्षक मेखलाएं होती हैं। वहाँ की जो रक्षक मेखलाएं हैं ये वहाँ के मिट्टी को सबसे ज़्यादा संरक्षित करती हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 13वां प्रश्न है, सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के वितरण को क्या कहा जाता है। तो इसको हम कहते हैं शक्ति का क्षैतिज वितरण, यानी कि शक्ति का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका इन तीनों के बीच शक्तियों के बंटवारे को हम क्षैतिज वितरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाक्षिक समाचार पत्र खबर लहरिया जो महिलाओं के एक समूह द्वारा संचालित किया जाता है वह उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था। तो खबर लहरिया जो समाचार पत्र है ये आपका कहाँ से निकलता था, ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से जो है ये समाचार पत्र आपका प्रसारित होता था। नेक्स्ट आगे अगला 15वां प्रश्न है, यदि कुछ लोग किसी अन्य प्रदेश के श्रमिकों को उनके प्रदेश में काम नहीं करने देते हैं तो इससे श्रमिकों के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। दोस्तों अक्सर ये बातें जो है वो महाराष्ट्र में, चेन्नई में, कोलकाता में, इन सब जगहों पे जो है झेलना पड़ता है लोगों को। खास करके यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के जो लोग हैं वो महाराष्ट्र में जाते हैं, कोलकाता में जाते हैं, चेन्नई में जाते हैं। तो वहाँ के लोग जो है यूपी बिहार के लोगों को ये कहते हैं कि आप लोग बाहरी हैं, आप लोग जो है अपने ही राज्य में काम करिए। तो थोड़ा सा ये ठीक नहीं है। इसी की वजह से अगर इस तरीके की बात आपको भारत के किसी भी राज्य में कोई भी नागरिक कहीं भी रह करके अपना नौकरी कर सकता है, अपना रह सकता है, सबको स्वतंत्रता की आज़ादी है। तो ये अधिकार जो है संविधान दिया हुआ है लोगों को, तो ये किस अधिकार का उल्लंघन हो रहा है अगर इस तरीके से लोगों को अपने प्रदेश में दूसरे प्रदेश में अगर मनाही की जा रही है। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसको हम शोषण के विरुद्ध अधिकार अधिनियम के अंतर्गत रखते हैं।
नेक्स्ट अगला आपका 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवक्तव्य प्रच्छन्न के संबंध में सत्य है। दोस्तों अवक्तव्य प्रच्छन्न की अगर बात की जाएगी तो यहाँ जो है आपका समूह कार्य पर काम करते हुए छात्रों में जिम्मेदारी की भावना का विकास होना, यह जो है आपका अव्यक्त प्रच्छन्न, अव्यक्त ऐसे जो चीज़ें हैं उसके बारे में ये आपका उसकी भावना का विकास करेगा। आगे अगला 17वां प्रश्न है इनमें से कौन सा सामाजिक विज्ञान प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल विकास के ए आप क्या सोचते हैं, आपके गांव, कस्बे और नगर में हास्यकृत समूह कौन से हैं, चर्चा करिए। कथन बी जनसंख्या पिरामिड क्या है, इनमें से किसी देश की जनसंख्या को समझने में क्या सहायता प्राप्त होती है। सी गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में अधिकतर चावल क्यों पैदा किया जाता है। डी कल्पना करिए कि यदि आप मार्को पोलो हैं, चीन से पत्र लिखते हुए छपाई की उस दुनिया का वर्णन करिए जो आपने वहाँ देखी है। और ई कह रहा है कि मुगल और अंग्रेजी शासन में जमींदार की भूमिका का परीक्षण करिए। तो यहाँ 17 नंबर के इस प्रश्न में अगर हम देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, ए, डी और ई। ए आप क्या सोचते हैं, आपके गांव, कस्बे और नगर में हास्यकृत समूह कौन से हैं, इस पर चर्चा करना जो है बिल्कुल ज़रूरी है। कल्पना करिए कि आप मार्को पोलो हैं, चीन से पत्र लिखते हुए छपाई की उस दुनिया को वर्णन करिए जो आपने वहाँ देखी है, लाइव टेलीकास्ट देखा है। और ई मुगल और अंग्रेजी शासन में जमींदार की भूमिका का परीक्षण करिए। ये तीनों प्रश्न जो हैं वह बच्चे के आलोचनात्मक चिंतन कौशल विकास के ऊपर सबसे सटीक उदाहरण होंगे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे ए, डी और ई करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन नंबर 18वां कह रहा है विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भूगोल की समझ के विकास में सबसे प्रभावी क्रियाकलाप कौन सा हो सकता है। तो यहाँ व्यक्तियों में यानी कि विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भूगोल की समझ के विकास के बारे में अगर सबसे प्रभावी क्रियाकलाप की चर्चा करेंगे तो यहाँ पर आपका उन्हें विद्यार्थियों को विद्यालय के बागीचे का स्वामित्व देना और उन्हें उनकी मर्जी से गतिविधि करने की अनुमति देना जो है सबसे सर्वोत्तम विकल्प होगा एक प्रभावी क्रियाकलाप के लिए, खास करके व्यक्तिगत रूप से। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे 19वां प्रश्न है शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम योजना बनाते हुए निम्न में से मूल्यांकन की कौन सी रूपरेखा को विविध अधिगम परिस्थितियों में से एकत्रित अधिगम के प्रमाण तथा नियमित और समायोजित प्रतिपुष्टि की जरूरत होती है। ए अधिगम का आकलन, बी अधिगम के लिए आकलन, सी अधिगम की तरह आकलन और डी समायोजित आकलन, ई रचनात्मक आकलन। तो दोस्तों यहाँ अगर बात करेंगे 19 नंबर के इस प्रश्न में तो आपका जो ऑप्शन है वो सही क्या होगा। सही ऑप्शन दोस्तों आपका इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों, बी और ई यानी कि अधिगम के लिए आकलन और रचनात्मक आकलन। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला 20वां प्रश्न है इन वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प को चुनिए। ए जनसंख्या पिरामिड का चौड़ा आधार भविष्य में बढ़ती हुई श्रमिक शक्ति का संकेत देता है। बी एक देश की जनसंख्या में बड़ी संख्या में छोटे बच्चों की संख्या होने से देश के लिए श्रम बाजार में आर्थिक लाभ की स्थिति होती है। सी जनसंख्या पिरामिड का आधार मृत्यु स्तर और शिखर जन्म संख्या दर्शाता है। तो इन वक्तव्यों पर अगर कि इस स्टेटमेंट पे अगर विचार किया जाएगा तो यहाँ जो है आपका केवल ए जनसंख्या पिरामिड का चौड़ा आधार भविष्य में बढ़ते हुई श्रमिक शक्ति का संकेत देता है, यह जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 केवल ए जो है वो आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 21वां प्रश्न है यदि एक अध्यापिका लेखपाल या कानूनगो जैसे शब्द का प्रयोग कर रही है तो वे किस अध्याय या पाठ को पढ़ा रही है अपने क्लास में। तो जाहिर सी बात है अगर एक अध्यापिका लेखपाल या कानूनगो की बात कर रही है अपने क्लास में, चर्चा कर रही है, तो ये भू राजस्व रिकॉर्ड के बारे में बात हो रही है, क्योंकि जो लेखपाल और कानूनगो होते हैं वो भू राजस्व के ही अधिकारी होते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार माध्यम के संदर्भ में सही है? जनसंचार माध्यम के बारे में जो कथन आपका सही होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, वे कहानी तैयार करने के लिए कोई एजेंडा या कोई मसौदा तय करते हैं। तो इसी के माध्यम से जो है वो जनसंचार हो सकता है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 23वां है, जनजातियों के हाशियाकरण से निपटने के लिए तरीका क्या उचित होगा? जो जनजातियां हैं उनके साथ जो हाशियाकरण किया गया है, इससे निपटने के लिए क्या तरीका उचित होगा? तो यहाँ जो तरीका उचित होगा वो ये होगा कि जनजातीय इतिहास प्रस्तुत करना, जनजातियों का जो इतिहास है उसको प्रस्तुत किया जाए। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उद्योग और उसके प्रकार के शिक्षण के समय अध्यापक ने नदियों में अपशिष्ट के निकास के चित्र दिखाए एवं उसके बाद चर्चा की। अध्यापक का उद्देश्य क्या है? ए, उद्योग की संकल्पना को सुदृढ़ करना, बी, उद्योगों की निकास व्यवस्था को समझाना, सी, अपशिष्ट के प्रबंधन को समझना और डी, प्रदूषण के प्रति संवेदनशील बनाना। उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। तो यहाँ अगर देखेंगे तो आपका उद्योग की संकल्पना को सुदृढ़ करना ए सही हो जाएगा। उसके अलावा आपका उद्योगों की निकास व्यवस्था को समझाना ये भी सही हो जाएगा। प्रदूषण के प्रति संवेदनशील बनाना, ये तीन ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4, उद्योग की संकल्पना को सुदृढ़ करना, उद्योगों की निकास व्यवस्था को समझाना और प्रदूषण के प्रति संवेदनशील बनाना, ये तीनों विकल्प आपके करेक्ट होंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। 25वां प्रश्न है कि एक ऐतिहासिक घटना की समाचार पट्टिका क्लिपिंग का सामाजिक विज्ञान अध्यापक तार्किक चिंतन विकसित करने के लिए कैसे प्रयोग करें? ए, लेखक के दृष्टिकोण और स्रोत का आकलन, बी, घटना के घटित होने के प्रसंग में तर्क प्रस्तुत करना, सी, तर्कों की सत्यता को प्रमाणित करना और डी, मुख्य बिंदुओं का सारांश बनाकर प्रस्तुत करना। तो यहाँ दोस्तों सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो यहाँ जो होगा वो आपका लेखक के दृष्टिकोण और स्रोत का आकलन करना सही है। घटना के घटित होने के प्रसंग में तर्क प्रस्तुत करना ये भी जरूरी है क्योंकि तार्किक चिंतन की बात हो रही है। साथ ही साथ यहाँ आपका तर्कों की सत्यता को भी प्रमाणित करना है क्योंकि यहाँ पे तार्किक चिंतन की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपका ए, बी और सी यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका पहला जो विकल्प है वो यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ यहाँ पे ये एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन पेपर 2 जूनियर स्तर के लिए नए सिलेबस और पैटर्न पर आधारित ये प्रश्न आपके लिए कैसा रहा, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे कि आपको तैयारी करने में मदद मिले, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।